नमस्कार दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों 1000 स्टैटिक जीके का ये पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले सालों में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को किस साल में वो क्वेश्चन आया था वो सारे मेंशन करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाए, देख पाए और विश्वास कर पाए। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका आने वाला एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मौलिक कर्तव्य के साथ रिलेटेड है। सो प्लीज़ ये वीडियो आप देखिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में, भाग यहाँ पर भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 5 है, यहाँ पर भाग 5A है। सो किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे कि CGL 17 में आ चुके हैं 2017 में, CPO 2017, UPPCS में आ चुके हैं 2006, 2011, 2012। इसके बाद MP APO जिसमें 2008 पर आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि भारतीय संविधान का किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है। यह आपको कमेंट में बताना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखन है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। और ये क्वेश्चन 2017 में CGL एग्जाम में आ चुके हैं, CPO 2006 या फिर 2014 में आ चुका है UPPCS में। इसके बाद 2014 में भी आ चुके हैं, UPRO ARO मेंस में आ चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। और ये क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है 11, यानी कि हमारा मौलिक कर्तव्य है 11। और क्या क्या मौलिक कर्तव्य है वो भी आपको जानना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता था लेकिन नहीं किया। आपको अगर कमेंट करते हैं आप तो हम आपको बता देंगे, या फिर आपको जानना भी ज़रूरी है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है कौन सा अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद का हमें बताने के लिए बोल रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि SSC CHSL 2016, CPO 2010, MTS 2019, 2011, 1994, 2002, ये 3 वर्षों में UPPCS में आ चुके हैं। सो कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C यानी कि अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। पहले मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बाद में इसको शामिल किया गया था। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितनेवें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वीं 42वीं यानी कि 42तम संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, किस समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति, राधाकृष्णन समिति, बलवंतराम मेहता समिति और इसके बाद है तारापुर समिति। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया है, यानी कि किस अमेंडमेंट और कब, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 42 नंबर अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा साल में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे कि 2014 CHSL, 2010 CHSL और इसके बाद उत्तराखंड PCS 2006, 2016 में आ चुके हैं। सो बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि भारत की प्रभुता, एकता
और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस में किया गया है? ठीक है, ये उपबंध किस में किया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे, ये जो स्टेटमेंट है वो किस में किया गया है? ठीक है, और ये क्वेश्चन IAS प्री में 2015 में आ चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल कर्तव्य। ये भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में है। ठीक है, मूल कर्तव्य में है, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भारत का प्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका सामने, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है? और ये यूपी लोअर प्री में 2018 में आ चुका है, सॉरी 2008 में आ चुका है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हमारा नेशनल फ्लैग का संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, यह जो स्टेटमेंट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का जो संरक्षण एंड सुधार करना, यह भारत का प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में यह उल्लेखित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस या फिर लोअर हाउस किसे कहते हैं, अपर हाउस किसे कहते हैं, वो आपको जानना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है एंड लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस एंड अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 250। 250 सदस्यों का संख्या है, यानी कि राज्यसभा की कुल संख्या है 250, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 250 संख्या है राज्यसभा के सदस्यों का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 238। 238 अधिकतम संख्या है भारतीय राज्यसभा निर्वाचित सदस्यों की। ठीक है, भारतीय राज्यसभा निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है 238, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मिनिमम आयु कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 ईयर्स। 30 वर्ष होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। एंड द 14 नंबर क्वेश्चन इज राज्यसभा है एक, राज्यसभा क्या है? कि स्थायी सदन है। अस्थायी सदन है वो सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और वो सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? एंड द आंसर इज, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह अस्थायी भी नहीं है और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री भी नहीं है और इसका प्रवक्ता भी है। इसमें पूछा है कि राज्यसभा क्या है और ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्थायी सदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को क्यों स्थायी सदन कहते हैं? और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि विघटित किया नहीं जा सकता है। सो इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा क्यों स्थायी सदन है? इसका एक कारण, यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं, कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन इज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चुनाव किसके द्वारा किया जाता है राज्यसभा का सदस्यों का। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और ये हमारे जानने भी जरूरी है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर कि राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितने कर दिया गया था। ठीक है, 42वें संशोधन के बाद ये कितने कर दिया गया था। पहले 5 वर्ष था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और यह 42वें संशोधन के द्वारा बढ़ाकर कितना किया गया था। और यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष, यानी कि 6 साल कर दिया गया है राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 42वीं संशोधन द्वारा 6 साल या फिर 6 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य का प्रतिनिधित्व। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किस बात पर निर्भर करता है, राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20, उड़ीसा में कुल डैश संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़ीसा में कुल कितने संसदीय सीटें हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। उड़ीसा में टोटल 10 सदस्य सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं, जो कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। ठीक है, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र का 10 सीटें हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र। और महाराष्ट्र में टोटल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 19 संसदीय सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 19 संसदीय सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिपुरा में कुल डैश संसदीय सीटें हैं और त्रिपुरा में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ एक सीटें हैं, संसदीय सीटें हैं त्रिपुरा में। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, और राज्यसभा की कितने सीटें हैं बिहार में। आपको ये याद रखना है कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 सीटें हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं देखना है, क्वेश्चन में भी आपको आंसर छुपा हुआ रहता है, वो भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 में है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितने सीटें हैं बिहार में। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 सीटें हैं। 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा के, और लोकसभा की 40 सीटें हैं। यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों का संख्या सर्वाधिक है। और यह क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा संख्या है, सर्वाधिक संख्या है प्रतिनिधियों का। ठीक है, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित राज्य युग्म से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है। समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं किस 2 स्टेट में। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश तथा गुजरात में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। सभापति, प्रेसिडेंट कौन होता है राज्यसभा का। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, किसी को भी नहीं है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार। ठीक है, किसी को भी नहीं है राज्यसभा को भंग करने के अधिकार। सो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बट नॉट द लिस्ट।
राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, कितने दिनों तक रख सकती है? और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14 डेज। 14 डेज तक रुक सकती है, फाइनेंशियल बजट के रुक लगा सकती है राज्यसभा धन विधेयक या फिर वित्तीय विधेयक या फिर जो फाइनेंशियल बजट होता है इसको सहमति देने के लिए 14 डेज तक रुक सकती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहाँ तक। आपको हम 29 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो कि हम आपको पूछा है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और के चपड़ के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।